हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रीता जैन। मैं गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद में अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ और आज का लेक्चर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कर नियोजन एवं प्रबंध। आज जो अपन डिस्कशन करेंगे वो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इसके पहले के लेक्चर में मैंने यूनिट 5 का आप लोगों को एडवांस टैक्स, टीडीएस और किस प्रकार से आयकर विवरण जो है दाखिल किया जाता है, इसकी जो है विस्तार से जानकारी आप लोगों को दी थी। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए यूनिट 5 का ये छोटा सा टॉपिक है जो आपको शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है, तो उसको भी जो है अपन आज देख लेते हैं ताकि जो यूनिट 5 है उसकी तैयारी अपने अच्छे से हो जाए। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे होंगे स्टूडेंट, तो आप जो है इसके पहले का लेक्चर देख लेंगे जो कि एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और आयकर विवरण किस प्रकार से दाखिल किया जाता है उसका प्रिपरेशन और उसकी फाइलिंग के संबंध में मैंने आप लोगों को उसका प्रोसीजर बताया था। तो पहले का लेक्चर जो है जरूर देख लेंगे ताकि जो है बाकी चीजें समझ में आ जाए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, जो कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को लेकर के है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, आयकर अधिनियम की धारा के अंतर्गत करदाता के प्रकार, क्योंकि जब तक आप करदाता का डेफिनेशन नहीं जानेंगे तो आप जो है इनकम की गणना किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ये जो है समझना आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो है करदाता, जो आयकर अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत करदाता के जो 7 प्रकार बताए गए हैं उसमें सबसे पहला आता है एक व्यक्ति, क्योंकि पहला करदाता को पहचानना क्या है, जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी आय की गणना जो है की जाएगी। इसके बाद दूसरा आता है हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू जिसको शॉर्ट में जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF बोलते हैं। तीसरा आता है कंपनी, चौथा फर्म, इसके अलावा जो है संस्था, व्यक्तियों का जो समूह है जिसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं, एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समुदाय, स्थानीय सत्ता, स्थानीय सत्ता, इसके अलावा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, ये जो है करदाता की डेफिनेशन के अंतर्गत करदाता के प्रकार बताए हैं। तो ये सारी करदाताओं के कर निर्धारण के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का जो है उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे एक व्यक्ति करदाता के संबंध में आय की गणना। एक व्यक्ति को समझने के पहले जो है मानव ही क्या है, एक व्यक्ति है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है जिसमें व्यक्ति भी कहते हैं। एक व्यक्ति में जो है स्त्री, पुरुष, अवयस्क, बच्चा, स्वस्थ मस्तिष्क, अस्वस्थ मस्तिष्क, कोई भी व्यक्ति शामिल है। एक व्यक्ति को जो अपनी कुल आय जो है 5 साधनों से हो सकती है और जो आयकर की दर है उसको भिन्न भिन्न प्रकार से चुकाना होता है। तो एक व्यक्ति की आय की गणना के लिए जो है 5 शीर्षक है, वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार एवं पैसे से आय, पूंजी लाभ और 5वां है अन्य साधनों से आय। तो इन सभी साधनों को जोड़ने से जो आय आएगी वो उसकी सकल कुल आय कहलाएगी, जिसमें मान लो किसी अन्य व्यक्तियों से भी उनको कुछ आय होती है तो वो भी उसकी आय में क्या होगा, शामिल होगा। इसके अलावा जैसे मान लो एक व्यक्ति को जो है हिंदू अविभाजित परिवार से क्या हो रही है, सदस्य होने के नाते
परिवार की आय जो उसमें मिली हुई राशि पर ना तो उनको भले वो भी आय के रूप में शामिल होगा, लेकिन हिंदू अभाजित परिवार से आय के भाग पर न तो कुछ कर लगता है और न ही उसको कुल आय में शामिल किया जाता है, चाहे वो परिवार ने कर दिया हो या नहीं दिया हो। लेकिन परिवार के सदस्य ने अगर उसमें अपने व्यक्तिगत श्रम से कोई आय प्राप्त की है तो वह भी आय जो है उस व्यक्ति के कर निर्धारण में शामिल होगा। और यदि हिंदू अभाजित परिवार का सदस्य अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को अपने परिवार की संपत्ति में परिवर्तित करा देता है, चेंज करवा लेता है, तो उस जो परिवर्तित संपत्ति से आय उसकी व्यक्तिगत कुल आय में शामिल होगी, न कि उसके परिवार की कुल आय में। इसी के साथ यदि एक व्यक्ति को जो है व्यक्तियों का संघ या समुदाय के रूप में भी अगर कुछ आय प्राप्त होती है तो उसके भी संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति के संघ समुदाय की कुल आय जो अधिकतम सीमांत दर से अधिक है तो सदस्य की आय का भाग जो है उसके व्यक्तिगत कुल आय में शामिल नहीं होगा। लेकिन यदि जो व्यक्तियों के संघ समुदाय की कुल आय पर कोई आयकर लगने योग्य नहीं है तो उसके सदस्य को इससे जो प्राप्त होगी वो उसकी कुल आय में शामिल करके इनको कर जो है देना पड़ेगा। अगर जो है फर्म ने अगर उस व्यक्तियों के समुदाय ने आयकर नहीं चुकाया है तो फिर इस व्यक्ति करदाता को जो है अपनी आय में शामिल करके उस पर कर देना होगा। और ये जो व्यक्तियों के समुदाय से जो कुल आय हो रही है उसकी सामान्य दर से आयकर उसमें चुकाया जाएगा। सदस्य की आय का भाग सदस्य की अपनी कुल आय में शामिल होगा, लेकिन उस पर आयकर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सदस्य को आय के इस भाग पर आयकर की जो है औसत दर से छूट मिलेगी। इसके अलावा यदि एक व्यक्ति जो है कंपनी में क्या है सदस्य है, वहां के अंशों को लेकर के रखा है, अंशधारी के रूप में जो है उसको क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा। तो अगर घरेलू कंपनी से अंशों पर लाभांश प्राप्त हो रहा है तो यह जो आय कंपनी की जो व्यक्ति की आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि लाभांश जो है वो क्या होता है, कर मुक्त होता है। इसलिए कंपनी की सदस्यता के आय जो है के रूप में उसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा जो है अन्य व्यक्तियों की आय भी कुल आय में जो है शामिल होगी। मान लो कि बात कुछ परिस्थिति में क्या होता है, एक व्यक्ति को उसके जीवन साथी की आय उस व्यक्ति की आय में शामिल करना पड़ता है, या एक अवयस्क बच्चा है, मान लो एक व्यक्ति है उसका जो पुत्र है उसकी आयु 18 वर्ष अभी पूरी नहीं हुई है और उस बच्चे को आय हो रही है तो उसकी भी आय जो है उसके माता पिता की आय में शामिल करना होगा। तो ये भी जो है उसके कुल आय में शामिल होगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जो है संपत्ति का हस्तांतरण किए बिना ही आय का हस्तांतरण कर देता है तो ऐसी जो आय होती है वो हस्तांतरणकर्ता की आय में शामिल होती है। इसके अलावा जो है संपत्ति के जो हस्तांतरण पर ऐसी संपत्ति से आय हस्तांतरणकर्ता की आय में शामिल होगा जो टुकड़ों में बांट दी गई है। और इसके अलावा जो संपत्ति है उससे भी हस्तांतरणकर्ता के जीवन साथी को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है वो भी उनकी जो है संपत्ति की आय जो है हस्तांतरणकर्ता की कुल आय में शामिल होगा। तो इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति की आय में जो है अगर उसको हिंदू अभाजित परिवार या फर्म या कंपनी के रूप में या व्यक्तियों के समुदाय के रूप में अगर कोई आय होती है तो इसकी कुल आय में क्या करना होगा, उसको मिलाना होगा। इस प्रकार से जो है उसकी कुल आय की गणना की जाती है। तो कुल आय की गणना करने की विधि देखते हैं। आय की गणना, कुल आय की गणना। सबसे पहले क्या किया जाएगा, आय के जो पांचों साधन है, पांचों साधनों से आय को क्या किया जाएगा, सबसे पहले जैसे वेतन से आय है, मकान संपत्ति से आय है,
और व्यापार पेशे से आए हैं, पूंजी लाभ से आए हैं या अन्य साधनों से आए हैं, उस आय की गणना करके करदाता की जो निवासी स्थिति है, निवासी स्थिति आप सभी जानते हैं, उस निवासी स्थिति के आधार पर उनकी पहले जो है आय की गणना की जाएगी। फर्स्ट स्टेप होगा आय की गणना करना। दूसरा स्टेप होगा अगर इस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से भी आय हो रही है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया आयों का मिलना, जो क्लबिंग इनकम होती है, अगर वो इनकम भी हो रही है तो उसको भी जो है उस व्यक्ति की आय में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। इसके पश्चात अगर किसी प्रकार की हानियां हैं वो क्या की गई है, आगे लाई गई है, या अशोधित ह्रास है जो कि आगे लाया गया है, व्यापारिक हानि, मकान संपत्ति से हानि, या फिर किसी प्रकार की हानि है, पूंजी हानि है और अशोधित ह्रास है, कोई छूट है, वो घटता है, तो जो शेष बचता है, ये घटाने के बाद जो शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा, सकल कुल आय। जो है आप जानते ही हैं आयकर अधिनियम के अनुसार जो है कौन कौन सी स्टैंडर्ड कटौती की गई है, मानक कटौती दी गई है, वो सारी चीजों पर, जैसे वेतन में मानक कटौती कितनी है अभी 40,000, मकान संपत्ति में 30% स्टैंडर्ड कटौती मिलती है, आय का तीसरा साधन है व्यापार पेशे से आय, उसमें जो कटौती मिलती है वो स्वीकृत कटौतियां हैं। चौथा शीर्षक है पूंजी लाभ में, जिसमें धारा 54 के अंतर्गत छूट मिलती है। अन्य साधनों से आय में भी कुछ जो है कटौतियां मिलती है, जो कटौती घटाने योग्य है, वो सारी कटौतियां घटाने के बाद जो आय आएगी वो जो है सकल कुल आय कहलाएगी। अब इस सकल कुल आय में से चौथा स्टेप करना होगा, सकल कुल आय में से धारा 80C से लेकर 80U तक अगर कोई कटौतियां हैं तो वो कटौतियां क्या कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी। इन कटौतियों को घटाने के बाद जो राशि शेष बचेगी वो जो है कुल आय कहलाती है। सकल कुल आय में कटौती घटाने के बाद जो आय बचती है वो टोटल इनकम कहलाती है। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी वो टोटल इनकम कहलाती है। अब इस टोटल इनकम को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप आपको इसको क्या करना है, अप्रॉक्स करना है, पूर्णांकित करना है। टैक्स कैलकुलेट करने से पहले आपको उसको क्या करना है, पूर्णांकित करना है। जैसे किसी करदाता की जो कुल आय की राशि जो आ रही है 10 रुपए से आ रही है, 10 रुपए आ रही है, तो जैसे कि 10 का अंश है, मान लो 5 आ रहा है, तो 5 से अगर अधिक आ रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा करके 10 ले लिया जाएगा। लेकिन अगर 5 से कम आ रहा है तो उसको क्या है, छोड़ दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता देती हूँ, मान लो किसी व्यक्ति की जो आय आ रही है 3,10,106, तो इसको क्या करके बनाएंगे, इसको 6 आ रहा है लास्ट में, तो इसको पूर्णांकित करके 3,10,110 करेंगे। लेकिन अगर ये 5 से कम है, ये 4 है, तो ये 4 को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार से जो है कुल आय को सबसे पहले पूर्णांकित करना होगा। पूर्णांकित करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं एक आप लोगों को चार्ट बता देती हूँ कि किस प्रकार से जो है कुल आय की गणना की जाएगी। सबसे पहला आएगा वेतन से आय। कंप्यूटेशन इनकम बनाने से सबसे पहले अपन जो है वेतन से आय लिखेंगे। सेकेंड अगर मकान संपत्ति से आय है, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद जो कर योग्य आय आएगी वो। तीसरा आ जाएगा अगर व्यापार से आय है या फिर पैसे से आय होगी, व्यापार से होगी या फिर पैसे से होगी, दोनों में से एक होगा, वो आय लिखी जाएगी। चौथा शीर्षक आ जाएगा पूंजी लाभ होगा,
जिसमें अल्पकालीन पूंजी लाभ भी हो सकता है और दीर्घकालीन पूंजी लाभ भी हो सकता है। पांचवा आय का शीर्षक आता है अन्य साधनों से आय। ये जोड़ने के बाद, इसको जोड़ने के बाद जो राशि आएगी वो जो है सकल कुल आय कहलाएगी। समझ आ रहा है आप लोगों को? सकल कुल आय माइनस इसमें करेंगे कटौतियां, जो कि होगी धारा 80C से 80U। ये कटौती घटाने के बाद जो आय बचेगी वो कुल आय कहलाएगी और ये जो आय होगी वो राउंड ऑफ करने के बाद होगी। इसके बाद जो है इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति करदाता की कुल आय की गणना की जाती है। इसके अलावा यदि उस व्यक्ति की जो आय में कृषि आय भी है, अगर उस व्यक्ति की कुल आय के अलावा अगर उसकी कृषि आय भी है तो सबसे पहले जो है कृषि आय को अन्य साधनों के शीर्षक के अंतर्गत क्या कर दिया जाएगा? कर मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में जो है कृषि आय क्या कर दी जाएगी? जोड़ दी जाएगी। इसके बाद जो इनकम आएगी वो एग्रीगेट इनकम आएगी और एग्रीगेट इनकम को जोड़ने के बाद ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल आय की गणना की जाती है स्टूडेंट। ये तो हो गया एक व्यक्ति की, उसी तरीके से फर्म का, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं फर्म की किस प्रकार से कुल आय की गणना करनी है। इसके अलावा इन कुल आय पर जो है करदाता को उनके स्लैब के आधार पर जो है टैक्स देना पड़ेगा। मैं स्लैब को भी बता देती हूँ। व्यक्ति करदाता की कंडीशन में आयकर की जो दरें हैं उनके लिए भिन्न भिन्न है। प्रगतिशील कर की दरें हैं, जैसे यदि कोई नागरिक जो है जिसकी उम्र 80 वर्ष से क्या है, भारत का निवासी है और वो अति वरिष्ठ नागरिक है। अति वरिष्ठ मतलब कि 80 वर्ष से क्या है, अधिक है। तो उसके लिए स्लैब है प्रथम 5 लाख तक कर मुक्त। नेक्स्ट 5 लाख पर 5 से 10 लाख पे मतलब डिफरेंस जो है 5 लाख बचेगा, 20% कर लगता है और 10 लाख से अधिक पर 30% जो है टैक्स लगता है। इसके बाद सेकेंड आता है भारत का निवासी जिसकी उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक है लेकिन 80 वर्ष से क्या है, कम है। मतलब कि जो वरिष्ठ नागरिक है तो उनके लिए है प्रथम 3 लाख तक कर मुक्त, फिर नेक्स्ट 2 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, फिर 5 से 10 लाख पर जो डिफरेंस बचेगा 5 लाख उस पर 20% टैक्स लगेगा और 10 लाख से अधिक पर जो है 30% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इसके बाद जो इन दोनों की कैटेगरी में नहीं आता यानी कि अन्य व्यक्ति जो भारत में निवासी हो या फिर अनिवासी हो, दोनों इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो उनके लिए है फर्स्ट 2.5 लाख तक कर मुक्त, फिर नेक्स्ट जो है 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 लाख बचेगा, उस पर 5%, फिर सेम 5 से 10 पर 20% और 10 से अधिक पर जो है 30% आयकर लगता है। इस प्रकार से जो है आयकर की जो दरें बनाई गई है वो प्रगतिशील दरें हैं। इसके बाद जो है उनको
धारा 87A के अंतर्गत जो है रिलीफ भी मिलता है। जिनकी कुल आय 3.5 लाख रुपए से क्या है, कम है, उसको अंडर सेक्शन 87A के तहत जो है 2500 रुपए की कर में से क्या मिलती है, छूट मिलती है। प्लस साथ में क्या देना पड़ता है, अधिभार भी देना पड़ता है, और प्लस 4% शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर। इस प्रकार से जो है आयकर की गणना करके अधिभार छोड़ करके शिक्षा ऊपर जो है लगाया जाता है, और जो राशि देय आती है उसमें ब्याज, अर्थदंड यदि किसी प्रकार का हो तो जोड़ करके उसको जो है कर को अप्रोक्स किया जाता है। अप्रोक्स करने के बाद जो है वह कर को चालान के थ्रू जो है सरकारी खजाने में जमा किया जाता है। अगर कोई एडवांस टैक्स है तो वो माइनस हो जाएगा, टीडीएस है तो वो भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी व्यक्तियों के कुल आय की गणना करके उस पर कर दायित्व की गणना की जाती है। और वैसे ही कंपनियों की आय की गणना करके, फर्म की आय की गणना करके जो है उन पर कर की गणना की जाती है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बताया है कि आय की गणना जो है किस प्रकार से की जाती है। मैंने आप लोगों को सिर्फ एक व्यक्ति करदाता के कंडीशन में बताया है कि कौन कौन सी आय जो है उसके अंतर्गत शामिल होगी। इसी प्रकार से कंपनी का, इसी प्रकार से फर्म की आय की गणना की जाती है। फर्म में जो कर लगता है वो 30% होता है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 20%, लॉटरी, घुड़दौड़, क्रॉसवर्ड, पजल्स, आकस्मिक आय पर जो है 30% जो है टैक्स देना पड़ता है, और फर्म को अपनी कुल आय पर 30% कर देना पड़ता है। इस प्रकार से स्टूडेंट, आज अपन ने देखा कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मतलब कि आय की गणना जो है किस प्रकार से की जाती है। आई होप आपको जो है सारे लेक्चर जो है आज के समझ आ गए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर कमेंट करें। ये आपका थ्योरी के रूप में जो है शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन कि किस प्रकार से जो है आय की गणना की जाती है, समझाइए। तो इसकी तैयारी जो है आप अच्छे से कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग लेक्चर। कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर कमेंट करें। मैं जो है आपको पूरी कोशिश करूंगी आपको लोगों के लिए जो है और इससे बेहतर जो है लेक्चर तैयार करूं, ताकि आपको जो समझने में, समझाने में इजी होगा। और जो है किसी भी प्रकार की नोट्स की जरूरत पड़ती है तो मुझे कमेंट करें। एंड जो है आगे से आगे सारे लेक्चर जो है फॉरवर्ड कर दीजिए सभी को, ताकि सभी जो है उसको देख सकें। और किसी भी प्रकार का दिक्कत जाए तो कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच।